उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 6 लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। यह धमाका सड़क किनारे खड़े एक स्कूटर में हुआ और अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि यह धमाका कैसे हुआ और क्या ये कोई हमला हो सकता है। इसे एक बड़ी घटना इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि कानपुर में पिछले कई दिनों से सांप्रदायिक तनाव बना हुआ था और आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद भी कानपुर से ही शुरू हुआ था और अब वहां इस तरह की एक बड़ी घटना हुई है। फिलहाल शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि कानपुर में एक स्कूटर में यह धमाका हुआ है। सिमर चावला इस वक्त हमारे साथ, क्या है पूरी खबर, कितने बड़े नुकसान का अंदेशा है, क्या समझ में आ रहा है, हमला या कई बार सिलेंडर ब्लास्ट भी निकलता है? अंजना, आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले मेस्टन रोड इलाका है, यहाँ पे कानपुर का मुस्लिम बहु क्षेत्र इलाका है, वहां पर एक स्कूटी में एक बड़ा ब्लास्ट होता है और जो घायलों की संख्या है वो फिलहाल 6 से 8 हो गई है। गंभीर रूप से घायल है, हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया है। मामले की जांच करने के लिए सीनियर ऑफिशियल्स ज्वाइंट कमिश्नर लेवल तक आए यहाँ पर। फॉरेंसिक टीम अभी फिलहाल मौके पे है, जांच का ये पता लगा रही है कि क्या वजह थी, क्या ये कोई प्री प्लान था, क्योंकि विस्फोटक तो था स्कूटी के अंदर, किस तरीके का विस्फोटक था, किस तरीके के एक्सप्लोजिव थे, क्या वो जानबूझ के रखे गए या फिर किसी तरीके का कोई पटाखा जो है वो या बारूद है उस तरीके का था। तो इस पूरे इंटेंशन पे लेकर पुलिस जो है अपनी जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत निकाल कर फॉरेंसिक लैब जो है वो भेज रही है, तभी इस पे निष्कर्ष पे निकला जा सकेगा कि क्या इंटेंशन था, क्या ये जानबूझकर किया गया कोई धमाका है या फिर कोई एक्सीडेंट है। बट 8 लोग घायल हैं, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और सीरियसली इंजर्ड है। पुलिस का ये कहना है कि हम इस विषय पे बड़ी जांच कर रहे हैं कि ये किस तरीके का एक्सप्लोजिव था। स्कूटी में था, 2 स्कूटी में ब्लास्ट हुआ, ये बिल्कुल अभी तक जो बात है वो सामने आई है, लेकिन वजह क्या थी इसकी जो अभी पुष्टि है वो करना बाकी है। और जैसा आपने मेंशन, संतोष कुमार जॉइंट कमिश्नर को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि 2-3 चीजें देखनी होंगी। बैटरी, क्या स्कूटी का फटने की वजह से ये धमाका हुआ या फिर कोई साजिश है? साजिश है तो फिर जो वादी है जिसकी ये स्कूटी है उसको भी तलाश लिया गया है, उससे जानकारी ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूटी में आखिर इतना बड़ा धमाका हुआ कि आसपास खड़े लोग ना सिमर, अगर 8 लोग घायल हुए हैं तो आसपास खड़े लोग तक घायल हुए हैं और अस्पताल ले जाना पड़ा है। तो इससे धमाके की इंटेंसिटी समझ में आती है। बिल्कुल अंजना, एक बड़ा धमाका था। आप इंटेंसिटी इस बात से देख सकते हैं कि जो दुकान है अंदर, जैसा कि जॉइंट कमिश्नर भी बता रहे थे कि जो पूरी फॉल सीलिंग है उसमें तक जो है एक्सप्लोजिव वहां तक पहुंचा है। और साथ ही साथ आसपास खड़े जो 8 लोग हैं, हमने जैसे विजुअल्स में देखा, कई घायल ये बता रहे हैं हॉस्पिटल में कि मैं सामान लेने आया था, पास में खड़ा था और वहां पर जो है जो ब्लास्ट हुआ उसके वजह से, और काफी जो है सीवियरली इंजर्ड है। भले ही जो जॉइंट कमिश्नर है उन्होंने बोला कि मामूली रूप से इंजर्ड है, बट जो विजुअल्स हैं, जिस तरीके से लोग जले हैं वो अपने आप में कुछ और बयान कर रहे हैं। तो एक हेवी एक्सप्लोजन था। अब जांच के बाद ही समझ में आएगा कि ये किस तरीके का एक्सप्लोजन था। जल्दी से एक बार ये बताइए कि पिछले दिनों की जो एक घटना थी आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर और जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, हम आपको दिखा रहे हैं, फोरेंसिक्स की टीम वहां पर तमाम जो सबूत है वो मौका वारदात से इकट्ठा करती हुई दिखाई दे रही है। सिमर, वो स्थिति अभी कैसी थी बीते दिनों? क्या वो तनाव उसी तरह से कायम था या संभल चुकी थी स्थिति? तो आपको बता दूं अंजना कि जब से ये बवाल पूरा हुआ है आई लव मोहम्मद का, रावतपुर वो थाना था जहां पर सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। शहर का माहौल काफी सेंसिटिव था, चाहे वो हर फ्राइडे की बात करो या आप जितने भी सेंसिटिव एरियाज में है, पुलिस ने अपना लगातार डिप्लॉयमेंट लगा के रखा था। कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने ऐसी टिप्पणियां करी जिससे माहौल बिगड़ सकता था, जिसके बाद पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। गौसिया का जुलूस जो सबसे बड़ा जुलूस होता है कानपुर में, वो इस बार निकलना था, लेकिन संस्थानों ने फैसला किया क्योंकि आई लव मोहम्मद को लेकर शहर का चुनाव जो माहौल है वो ठीक नहीं है, उसके बदले वो जुलूस को कैंसिल किया गया। तो हालात पूरी तरीके से सामान्य थे, ये कहना पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। टेंशन थी और बिल जिस हिसाब से सेंटिमेंट था लोगों का आई लव मोहम्मद को लेकर, वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से पुलिस भी उस पर खास विजिल कर रख रही थी और पूरी स्थिति पे नजर बनाई हुई थी। और कहीं भी ऐसी जगह सेंसिटिव जो एरिया थे वहां पर मौकों पर जो है वो पुलिस अपना डिप्लॉयमेंट भी रख रही थी। तो ये बिल्कुल ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। हालांकि एक सेंसिटिव इशू है, कोई आधिकारिक बयान अगर आता है या फिर कोई ऐसे सबूत मिलते हैं तो ही इस बात को कहा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से कानपुर में बीते दिनों में सिचुएशन रही है, तो किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता अंजना, क्योंकि लगातार कई संस्थानों द्वारा, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ या इस पूरे इश्यू को लेकर विरोध जो है वो लगातार दर्ज कराया जा रहा है। संतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। संतोष, हलचल क्या लखनऊ तक पहुंची है? क्या समझ में आ रहा है वहां पर? क्या मुख्यमंत्री की नजर है इस घटना पर?
देखिए, पूरी बात बिल्कुल ये है कि कानपुर की घटना के बाद से डीजीपी मुख्यालय और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ तमाम अधिकारी यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर कानपुर में जो स्कूटी में धमाका हुआ और उसके बाद करीब 7 से 8 लोग जो घायल हुए, तो धमाके के पीछे की वजह क्या है? ये पटाखे की वजह, चूंकि दिवाली का मौका आने वाला है तो पटाखे बाजार की वजह से ये कहीं धमाका हुआ है, या फिर कोई और बड़ी साजिश? जैसा आप अभी सवाल भी कर रही थी सिमर से कि बीते दिनों साइला मोहम्मद के नाम पर जो कानपुर में हालात थे, कानपुर में जो परिस्थितियां थी, उसको देख करके किसी साजिश की आशंका तो नहीं है। तो इसी बात को लेकर के यूपी एटीएस की टीम को भी कानपुर में सक्रिय कर दिया गया है। एटीएस की यूनिट जो कानपुर में स्टैब्लिश है उसको भी मौके पर भेजा गया है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का सीधे से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी हम जांच कर रहे हैं कि ये धमाका कैसा था, ये पटाखा का धमाका है या फिर कोई एक बड़ी साजिश। अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कानपुर में बीते दिनों से जो हालात थे वो अपने आप में बहुत संवेदनशील थे, और जिसके इस संवेदनशीलता के माहौल में ये धमाका होना अपने आप में एक बड़ी घटना है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय भी अलर्ट पर आ गया है और जानकारी जुटाई जा रही है। सिमर, मुझे लगता है दिवाली का भी वक्त है, तो ये भी सोचना होगा कि अगर किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास दुकानें भी हैं, तो क्या बाजार से किसी ने पटाखे खरीदे, वहां रखा था, ये भी एक वजह हो सकती है, और वहां किसी वजह से वो मतलब ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से ये घटना हुई हो। इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकता अंजना। तभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि वेस्टर्न रोड ऐसा इलाका है जो पूरे शहर में सबसे ज्यादा पटाखा मार्केट और तमाम तरीके के जो वहाँ पे बारूद हैं, या फिर जो आपको दिवाली के टाइम पे वहां पर रौनक मिलेगी, और इस तरीके के एक्सप्लोजिव आपको वहां पर मिलेंगे, जहाँ पे फैक्ट्रीज भी है वहां पे तमाम। तो ये रूल आउट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और ऐसी जगह पर जब कई बार लोग, हमने देखा है, प्रतिबंधित पटाखे भी जो होते हैं, जो सेफ नहीं होते, और उस तरीके के लोग भी उनको कैरी करते हैं, अपनी स्कूटी में कैरी करते हैं, तो वो सबसे पहला सवाल हमारा पुलिस अधिकारी यहाँ पे उनसे था। क्योंकि लास्ट ईयर कानपुर में इसी तरीके की घटना हुई थी। दिवाली वाले दिन दो मियाँ, जो पत्नी और पत्नी उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी स्कूटी में भी इसी तरीके के एक्सप्लोजिव थे, पटाखे थे, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। तो क्या ये उसी तरीके का इंसिडेंट है? जबकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो कभी भी टुकड़े टुकड़े हो सकता है, और पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक सिमट सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं। पंजाब प्रांत, दूसरा सिंध प्रांत, तीसरा खैबर पख्तूनख्वा और चौथा बलोचिस्तान प्रांत। इनके अलावा पीओके और गिलगित बल्टिस्तान पर भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब बड़ी बात यह है कि इनमें खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान आजादी मांग रहा है। बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके आजादी मांग रहे हैं। सिंध में नहर विवाद को लेकर पंजाब प्रांत से टकराव हो रहा है, और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान इनको दबाने छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि परिस्थितियां कैसी भड़की हुई हैं। हर रोज नई तस्वीरें आ रही है। सोचिए, पाकिस्तान में इस वक्त चारों तरफ अशांति है, और ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों के थिंक टैंक ने पाकिस्तान को लेकर जो आशंका जताई थी वो सच होती हुई दिख रही है। इस थिंक टैंक का नाम है कार्नेगी, और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान का बंटवारा हो सकता है, और पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक सिमट के रह सकता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर भी ये दिखाना चाहती हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान के जिन टुकड़ों की बात लगातार हो रही है, आखिर पंजाब प्रांत के लिए सिर्फ अगर पूरा का पूरा वहां की आर्मी, वहां के अमीर, सारी जो संसाधन है वो पंजाब प्रांत को दे देंगे, तो बाकी इलाकों का क्या होगा? अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो पाकिस्तान अभी 6 हिस्सों में बटा हुआ है। बलोचिस्तान आप देख रहे हैं, उधर का हिस्सा जो कि लगा हुआ है अफगानिस्तान से। सिंध ये वाला हिस्सा है। पंजाब प्रांत ये सबसे समृद्ध इलाका है वहां का, और ये ऊपर का पूरा इलाका खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, ये 4 वो है, और इसके अलावा जो उसका अवैध कब्जा है। और बलोच वाला इलाका आप देखिए, ईरान से भी लगा हुआ। अब देखिए, कुल मिलाकर इन 4 जगहों में पंजाब प्रांत में ही सारे पैसे वाले लोग रहते हैं पाकिस्तान के। यानी वहां की सेना, और जो आरोप लगता है वहां की सेना, वहां के फौजी खूब पैसा कमाते हैं, खूब पैसा लूटते हैं। उनके विदेशों में भी बड़े बड़े कायनात हैं, घर हैं, पैसा है, सब कुछ है। वो सारे के सारे पंजाब में रहते हैं। जितने पॉलिटिशियन सब पंजाब में रहते हैं। जितने संसाधन हैं बाकी जगह से खींच के चुरा के लाके इसी पंजाब को देते हैं। पाकिस्तान 6 प्रांतों में बटा है। 4 बड़े प्रांत हैं, पहला पंजाब, दूसरा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, चौथा बलोचिस्तान। अब पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी यानी 53% लोग अकेले
पंजाब प्रांत में रहते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में और पाकिस्तान की सेना में पंजाब प्रांत के लोगों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव है, जबकि सिंध में पाकिस्तान के 23%, खैबर पख्तूनख्वा में 17% और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सिर्फ 6% आबादी रहती है। सबसे ज्यादा 53%। और माना यही जा रहा है कि सिंध अलग हो सकता है, बलूचिस्तान अलग हो सकता है, ये खैबर पख्तूनख्वा अलग हो सकता है, पीओके में अलग बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, ये पंजाब बस पाकिस्तान रह सकता है। पाकिस्तान ने अमेरिका को 15 सालों में सिर्फ धोखा दिया और अमेरिका के अरबों डॉलर बर्बाद किए। राष्ट्रपति ट्रंप के ये सारे बयान हम इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप इन्हें कहकर अब भूल चुके हैं और अब उन्होंने पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने अपने देश की एक रक्षा कंपनी को 35 देशों की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि अमेरिकी कंपनी इन सभी देशों को हवा से हवा में मारने वाले जो सबसे आधुनिक मिसाइलें हैं उसकी आपूर्ति करेंगे। इन मिसाइल्स को AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स कहते हैं, जिन 35 देशों को अमेरिका ये मिसाइल दे रहा है उनमें ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और पाकिस्तान भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है और जो IMF के लोन की शर्तों के हिसाब से इतना बड़ा रक्षा सौदा किसी कीमत पर नहीं कर सकता, उस फटीचर पाकिस्तान को राष्ट्रपति ट्रंप की मेहरबानी से ये मिसाइल मिल गई है और ये भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। अब तक पाकिस्तान के पास इस मिसाइल का C5 वेरिएंट था जो उसे अमेरिका से 2007 में मिला था, लेकिन अब उसे इस मिसाइल का C8 और D3 वेरिएंट मिल जाएगा। इस मिसाइल को अमेरिका की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक माना जाता है। यह मिसाइल 30 सालों की टेस्टिंग और प्रोडक्शन के बाद तैयार किया गया है। इस एक मिसाइल की कीमत 8 से 10 करोड़ रुपए है और इसे किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। इसकी स्पीड ध्वनि की गति से 4 गुना ज्यादा है, यानी लगभग 5000 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार है और इसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर है। और ये सोचिए, अमेरिका ने ये मिसाइल अब पाकिस्तान को देने का फैसला लिया है। आज से 417 साल पहले 1608 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज भारत के सूरत शहर पहुंचा था, तब इसमें 100 से ज्यादा लोग भारत आए थे और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को 200 सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा था। लेकिन आज इसी ब्रिटेन का सबसे बड़ा 125 उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर और प्रतिनिधियों का एक दल प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भारत आया है और आज ब्रिटेन इस नए भारत के साथ व्यापारी सौदा करना चाहता है और भारत के बाजार में अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहता है और इसी को कहते हैं समय का चक्र। Prime Minister, I'm in the cockpit and a very warm welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So. खैर, अब इस खबर से भी आगे बढ़ते हैं और आपको भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक ऐसा कड़वा सच दिखाते हैं, ये बताते हुए कि कीर स्टारमर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आने वाले दिनों में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई में ही उनकी ये बैठक होगी। दोनों देशों में व्यापारिक रिश्तों को लेकर, ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर बहुत कुछ होना है, जिससे दोनों देशों में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है उसकी क्या व्यवस्थाएं होंगी और कैसे उससे दोनों देशों को लाभ मिलेगा, इस पर नजर रहेगी। और यह भी समझिए कि एक ऐसा वक्त है जब एक के बाद एक टैरिफ के जरिए अमेरिका ने भारत को जिस तरह से कई मामलों में, कई अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, कई क्षेत्रों में
नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उन सब की भरपाई के लिए भारत पहले ही अन्य देशों की तरफ देख रहा है। यूरोप के अनेकों मुल्क हैं जो हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, सिंगापुर से लेकर जापान, हर तरफ भारत की नजर है। लेकिन एक बहुत बड़ा पार्टनर बनकर यूके भी आने वाले दिनों में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे ले जाएगा, जिसकी वजह से पूरा भारत आज की इन तस्वीरों को देखकर आश्वस्त हो रहा है कि एक नए रिश्ते की शुरुआत है। और जो व्यापारिक घाटा थोड़ा बहुत अमेरिका के टैरिफ की वजह से भारतीयों को उठाना भी पड़ा है, वो सब कुछ काफी हद तक हैंडल होगा, मैनेज होगा, जब हम यूके, यूरोप, सिंगापुर, अन्य तमाम देशों से अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे, अपने व्यापार को, अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को मजबूत करेंगे। जिस टीचर को ये चेक था, उनका नाम है अत्तर सिंह, और वो सिरमौर जिले के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते थे। उनका कहना है कि व्यस्तता और मानसिक भटकाव के कारण उनसे ये गलती हुई। अब गलती हुई तो सिरमौर जिला के शिक्षा विभाग ने इसकी जांच कराई। अब देखिए क्या होता है। 4 अक्टूबर को एक लेटर जारी करते हुए इन शिक्षक महोदय को सस्पेंड किया गया, लेकिन इनके सस्पेंशन के लिए जो चिट्ठी लिखी गई, जो लेटर लिखा गया, उसमें भी कम गलतियां नहीं थी। अब आप इस लेटर को देखिए और फिर सारी गलतियां गिनिए। सिरमौर लिखना चाह रहे थे, सिमौर लिखा। सही वर्ड एजुकेशन था, IOIN लग गया, एक एक्स्ट्रा आई डाल दिया इसमें। मतलब जिस चिट्ठी से उन टीचर का सस्पेंशन किया गया, उस चिट्ठी में अनेकों गलतियां थी, और तो और प्रिंसिपल की स्पेलिंग ही गलत लिख दी थी। यहां का आई ले जाके हटाकर वहां एजुकेशन में डाल दिया, प्रिंसिपल हो गए प्रिंसिपल की जगह। कल्पना कीजिए, मतलब आप एक टीचर को सस्पेंड कर देंगे, लेकिन एक पूरी व्यवस्था को कैसे सस्पेंड किया जाए। अब ये लेटर आई, आप देखिए, कुल मिलाकर ये जो लेटर है, ये साफ इशारा कर रहा है कि इस चिट्ठी में इतनी गलतियां हैं, और इसमें नन अदर देन डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के बिहाफ पे ये चिट्ठी गई है। अब ये लेटर पता है किसने जारी किया है, जैसा हमने आपको बताया। ये लेटर सिरमौर जिले के स्कूल एजुकेशन एलिमेंट्री विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर ने जारी किया है। सोचिए, जिस टीचर को ये कहते हुए सस्पेंड किया जा रहा है कि उन्होंने अपने चेक में कई स्पेलिंग्स गलत लिखी हैं, उस लेटर में इतनी सारी स्पेलिंग्स गलत है, इसका आप क्या करेंगे। इसी साल एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ने बताया था कि सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 55% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की आसानी से लाइनों को भी नहीं पढ़ सकते, हिंदी की लाइनों को नहीं पढ़ सकते। जबकि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 32.5% छात्र भी ऐसे हैं जो हिंदी की इन्हीं लाइनों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। और ये लाइनें क्या है? इन छात्रों को सिर्फ ये पढ़कर बताना था कि रामपुर में एक मैदान था, वहां कुछ नहीं उगता था, वहां कोई खेलने नहीं जाता था, और आगे भी इसी तरह के बहुत आसान शब्द थे। लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 13 से 14 साल के बच्चे भी इतनी आसान हिंदी को नहीं पढ़ सकते, और गणित के सवाल तो आप छोड़ ही दो। सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों में शिक्षा का ये स्तर इसलिए इतना नीचे है क्योंकि इनके स्कूलों में जो टीचर पढ़ाने वाले हैं और जो इनके जिलों में नीतियां बनाने वाले अधिकारी हैं, वो भी शिक्षा के स्तर के मामले में बहुत अच्छे नहीं हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक नई रिपोर्ट जिसमें ये बताया गया, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 10% से ज्यादा टीचर शैक्षिक रूप से योग्य ही नहीं है। आज भी भारत में साक्षरता दर 80% ही हो पाई है, और साक्षरता दर का मतलब ये नहीं है कि भारत के 80% लोग शिक्षित हो गए हैं। साक्षर होने का मतलब सिर्फ यह है कि ये लोग कुछ बेसिक शब्द और अक्षर लिख और पढ़ सकते हैं, और ये स्थिति बताती है कि भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में ये खामियां पैसों की कमी के कारण है। अकेले केंद्र सरकार ही भारत की कुल जीडीपी के 4.6% हिस्से के बराबर 1,28,000 करोड़ रुपए एक साल में शिक्षा क्षेत्र में खर्च करती है। इसके अलावा हर राज्य का अलग से अपना शिक्षा बजट होता है। कुल मिलाकर देखें तो भारत में हर साल शिक्षा बजट पर 8 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो नेपाल जैसे देश की कुल जीडीपी से भी दोगुना है। लेकिन इसके बावजूद भारत के सरकारी स्कूलों की सूरत नहीं बदलती। इसीलिए नहीं बदलती क्योंकि हमारी व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी मंशा ही नहीं है कि सरकारी स्कूल कभी बेहतर हो। आज आप इस खेल को समझिए कि देश में लगभग 34 लाख बच्चे ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जहां सिर्फ एक टीचर है।
लेकिन इसी देश में लगभग 8,000 स्कूल भी ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया और इन स्कूलों में 20,000 से ज्यादा टीचर नौकरी कर रहे हैं। कड़वा सच यही है कि जैसे जैसे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नीचे गया है, वैसे वैसे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के दाखिलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मोटी कमाई। अनेकों ऐसे आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, आपको मंत्री, नेता, स्थानीय जो लोकल नेता हैं वो मिल जाएंगे, जो अपने स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं और इस वजह से सरकारी स्कूलों की अनदेखी हो रही है। फिल्म एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के एक विज्ञापन पर सोशल मीडिया पर बवाल है। यूएई के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों कलाकारों ने एक विज्ञापन किया जिसमें वो अबू धाबी के टूरिस्ट प्लेस की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन की बहुत चर्चा है। इस एड में दीपिका पादुकोण शेख जायद मस्जिद के अंदर हिजाब पहनकर घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। दीपिका पादुकोण हिंदू परिवार से आती हैं और जब वो हिजाब पहनकर घूमती हुई दिखाई दी तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई। ये विज्ञापन आपको दिखाते हैं। दीपिका पादुकोण ने इस विज्ञापन के लिए भारी भरकम पैसा लिया होगा और उन्हें यह मालूम होगा कि तारीफ करना और हिजाब पहनना इस विज्ञापन का हिस्सा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग दीपिका पादुकोण को इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की मान्यताओं पर विचारों का दोहरा मापदंड पेश करती है। दीपिका पादुकोण ने विज्ञापन से कमाई के लिए हिजाब तक पहन लिया, ये कहकर उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन साल 2015 में उन्होंने वोग मैगजीन का एक विज्ञापन किया था जिसमें उन्होंने कहा था माई बॉडी माई चॉइस। ये विज्ञापन महिला सशक्तिकरण के प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें हिंदू मान्यताओं और भारतीय समाज की परंपराओं को नकारना महिलाओं की माई चॉइस कहा गया था। इसे महिला शक्ति की प्रेरणा बताया गया था। दीपिका ने अबू धाबी के विज्ञापन में इस्लामिक परंपरा का पालन करते हुए हिजाब तक पहन लिया, लेकिन वोग मैगजीन के उस विज्ञापन में उन्होंने कहा था कि महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने हैं ये उनकी चॉइस पर निर्भर करता है। उन्होंने इसमें कहा था कि महिलाओं को बिंदी लगानी है या नहीं, या फिर शादी की अंगूठी पहननी है या नहीं, ये उनकी चॉइस पर निर्भर करता है। और अब सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करते हुए लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हिजाब पहनना उनकी चॉइस थी?